हेलो बच्चों, कैसे हो सब। स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे YouTube चैनल ऑनलाइन कैंपस पे, जिसमें आज का जो हमारा टॉपिक होगा क्लास 9 का मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। ठीक है, हमारे चारों ओर का जो मैटर है वो किन किन चीज़ों से मिलकर बना हुआ है और क्या क्या आवश्यक चीज़ें हैं उसके अंदर इंक्लूड की गई हैं, उसके बारे में हमें पढ़ना है। तो व्हाट इज ए मैटर, मैटर होता क्या है। जैसे मान लो मेरे हाथ में मार्कर है, ये भी किसी न किसी चीज से मिलकर बना, जैसे प्लास्टिक वगैरह से, प्लास्टिक के छोटे छोटे जो पार्टिकल्स थे आपस में ऐड हुए, हीट किया उनको, वहां से एक मार्कर का मान लो जो बाहर की बॉडी है उसका फॉर्मेशन होता है, निर्माण होता है। तो उसको हम बोल देंगे कि जो छोटे छोटे पार्टिकल थे प्लास्टिक के वो सभी क्या है, मैटर है। ठीक है, तो मैटर मीन्स एवरीथिंग इन आवर सराउंडिंग मेड बाय मटेरियल। हमारे चारों तरफ जो भी चीजें हैं वो जिस मटेरियल से बनी हुई होती हैं उसको हम क्या बोलेंगे, मैटर बोलेंगे। इट्स कॉल्ड मैटर। एक डेफिनेशन तो ये होगी मैटर की। दूसरा जो डेफिनेशन है वो क्या होगा कि जैसे मान लो कोई चीज है जो पार्टिकल्स आपस में मिले हुए हैं, ठीक है, जैसे मार्कर ही था मान लो, तो ये इसका कुछ ना कुछ मास होगा, ठीक है, और कुछ ना कुछ स्थान घेरेगा, जहां भी इसको रख देंगे या जहां भी इसको रखेंगे हम, तो वहां क्या करेगा, स्थान घेरेगा। दैट मीन्स इट हैज मास या एनी ऑब्जेक्ट which have mass and occupy space। उसको भी हम क्या बोलेंगे, मैटर बोलेंगे। इज कॉल्ड मैटर। कोई भी ऑब्जेक्ट है जो मास रखता है और जो स्थान घेरता है उसको हम क्या बोलेंगे, मैटर बोलेंगे। ठीक है, मास का मीनिंग यहाँ पे हम एक प्रकार वेट से ले रहे हैं थोड़े समय के लिए, ठीक है, जबकि वेट और जो मास है दोनों ही क्या है, डिफरेंट क्वांटिटी है। मास जैसे मान लो आगे टॉपिक में पढ़ेंगे कि मास जो है वो जीरो नहीं हो सकता है, वेट आपका जीरो हो सकता है फ्रीली फॉलिंग के अंदर। ठीक है, तो हम एक बार मास का जो यूज कर रहे हैं वो वेट के रूप में कर रहे हैं, यानी कोई भी चीज जिसका वेट होगा और कोई भी चीज जो स्थान घेरेगी, जहां भी रख देंगे उसको उस स्थान घेरेगी, उसको हम क्या बोलेंगे, मैटर बोलेंगे। ठीक है, अब वेट जो होगा इसका भी यूनिट होगी, ऐसा यूनिट वो किलोग्राम होगी। ठीक है, और जो ऑक्युपाई स्पेस, स्थान घेरेगा, तो उसका क्या होगा, वॉल्यूम होगा कुछ ना कुछ। ठीक है, और वॉल्यूम क्या होता है, किसी भी चीज का लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट, उसको हम क्या बोलेंगे, वॉल्यूम बोलेंगे। यानी कि लेंथ, ब्रेथ इनटू हाइट, मीटर, मीटर और ये भी मीटर। तो इसकी जो ऐसा यूनिट होगी वो आपकी मीटर क्यूब होगी वॉल्यूम की। ठीक है, 1 मीटर क्यूब के अंदर क्या होता है, थोड़ी सी कन्वर्सेशन है यहाँ पे पढ़ लेंगे, उनको देख लेंगे एक बार। 1000 लीटर, 1 मीटर क्यूब के अंदर 1000 लीटर होता है, और 1 लीटर के अंदर क्या होता है, 1000 मिलीलीटर। ठीक, ये दोनों कन्वर्सेशन हम यहां से याद कर लेंगे इसको अच्छे से। मास की जो एसआई यूनिट होगी किलोग्राम होगी, स्पेस होगा जहां पे स्पेस का मतलब कुछ ना कुछ एरिया होगा, एरिया की जो यूनिट होगा, लेंथ भी होगी, ब्रेथ भी होगी, हाइट भी होगी, और तीनों की जो यूनिट होगी मीटर के अंदर होगी, यानी मीटर क्यूब। ठीक है, तो एसआई यूनिट क्या होगी उसकी, मीटर क्यूब होगी। अब जो मैटर है वो एक प्रकार से क्या है, फिजिकल सिग्निफिकेंस। जैसे मान लो कोई यहां पे खड़े हुए हो आप, और आपके जो चारों तरफ का एरिया है यहाँ पे, ठीक है, आपके जो चारों तरफ का एरिया है उसको हम क्या बोलेंगे, फिजिकल सिग्निफिकेंस, यानी आवर सराउंडिंग्स, हमारा चारों तरफ का एरिया, फिजिकल सिग्निफिकेंस।
इसी फिजिकल सिग्निफिकेंस को हम क्या बोलेंगे, सराउंडिंग्स बोलेंगे। सराउंडिंग्स क्या हो गया, मतलब जो हमारे चारों तरफ है, जैसे मान लो यहाँ पे कैमरे लैपटॉप वगैरह चल रहे हैं, फैन चल रहा है, दीवार है, बेंच रखी हुई है, चेयर है, ब्लैक बोर्ड है, ये सभी क्या है, हमारे चारों तरफ की सराउंडिंग्स हैं। तो इनको हम क्या बोलेंगे, फिजिकल सिग्निफिकेंस, जो हमें दिखाई दे रहा है सब कुछ, ठीक है। तो यही क्या कहलाएगा, सराउंडिंग्स। तो ये बात हो गई मैटर की। अब चैप्टर के अंदर मैटर में हमें पढ़ना क्या क्या है वो थोड़ा डिटेल्स हम यहाँ पे देख लेते हैं एक बार। इसको आप लोग कॉपी कर लेंगे। अब बात करते हैं चैप्टर के अंदर हमें मैटर के बारे में पढ़ना क्या क्या है, ठीक है। तो मैटर के बारे में तो स्टेट ऑफ मैटर फर्स्ट चीज होगी यहाँ पे, स्टेट ऑफ मैटर। दूसरा एक्सचेंज ऑफ मैटर। एक्सचेंज का मतलब कि आपस में एक दूसरे को चेंज करना, ठीक है, उसको हम एक्सचेंज करेंगे। थर्ड जो इफेक्ट होगा, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन मैटर। फोर्थ पॉइंट एक छोटा सा पॉइंट होगा, इफेक्ट ऑफ प्रेशर, ठीक है। ऑन मैटर। और लास्ट में कुछ एक डेफिनेशन होगी, इवापोरेशन, कंडेंसेशन वगैरह सारी, वो भी देखेंगे इसमें, ठीक है। चैप्टर के अंदर हम इन चीजों के बारे में डिटेल से स्टडी करेंगे। तो फर्स्ट जो चीज है हमारी, स्टेट ऑफ मैटर, ठीक है। स्टेट ऑफ मैटर क्या है, जैसे कि जो मैटर है, कोई भी मैटर है यूनिवर्स के अंदर, हमारे जो चारों तरफ जो ब्रह्मांड है, जिसके चारों तरफ हमने घेर रखा है, वहां जो चीजें हैं वो केवल और केवल आपकी तीन ही चीजें में होंगी, ठीक है। तीन चीजें कौन सी होंगी, या तो सॉलिड होगा, या लिक्विड होगा, और तीसरी जो चीज होगी वो गैस होगी। इन्हीं तीन चीजों से मिलकर बने होंगे, ठीक है। बीच की जो भी अवस्थाएं होंगी वो इनके ही बीच होंगी, तो सॉलिड लिक्विड के बीच की होगी, या लिक्विड गैस के बीच की होगी, या सॉलिड या गैस के बीच की होगी। जो भी अवस्थाएं होंगी तीन के अलावा वो इनके ही बीच की कुछ ना कुछ अवस्थाएं होंगी, ठीक है। तो वो अब हमें डिटेल से पढ़ना है। सॉलिड, लिक्विड और गैस। सॉलिड, लिक्विड और गैस। सॉलिड क्या होगा, जैसे मान लो कोई कंटेनर है, और इस कंटेनर के अंदर जो पार्टिकल्स हैं वो बिल्कुल एक दूसरे से टाइटली क्लोज है, ठीक है, एक दूसरे से बिल्कुल चिपके हुए हैं, अलग होने का बिल्कुल भी जो गुण उनके अंदर नहीं पाया जा रहा है। तो पार्टिकल्स जो है वो बिल्कुल चिपके हुए हैं एक दूसरे से। फ्री स्पेस बिल्कुल भी अवेलेबल नहीं है इनके बीच में, इसको हम बोलेंगे सॉलिड, ठीक है। लिक्विड की बात करें तो यहां जो पार्टिकल्स होंगे लिक्विड के अंदर वो थोड़े से क्या होंगे, डिस्टेंस के ऊपर होंगे। जो पार्टिकल होंगे थोड़े थोड़े डिस्टेंस के ऊपर, यानी यहां पे फ्री स्पेस इनके अंदर थोड़ा पाया जाएगा, ठीक है। तो ये लिक्विड के पार्टिकल होंगे। और गैस के अंदर क्या होगा, गैस के अंदर जो पार्टिकल्स होंगे ना वो बिल्कुल दूर दूर तक, ठीक है, जहां भी जो भी स्पेस होगा वहीं पूरे में फैले होंगे वो। तो यहां जो पार्टिकल होंगे वो बिल्कुल दूर दूर। सोशल डिस्टेंसिंग, कोरोना वायरस से बचने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन यहां पे करेंगे, ठीक है। लिक्विड के अंदर
थोड़ा कम गैप होगा, गैस के अंदर बहुत ज्यादा गैप होगा। अब ये जो पार्टिकल हैं ये क्या करते हैं, मूवमेंट करते हैं, ठीक है। सॉलिड के पार्टिकल हैं वो भी मूवमेंट करते हैं, लिक्विड के हैं वो भी मूवमेंट करेंगे, और गैस के होंगे वो भी मूवमेंट करेंगे, ठीक है। मूवमेंट किसी भी डायरेक्शन के अंदर हो सकता है, जैसे ऊपर नीचे लेफ्ट राइट कहीं भी, किसी भी डायरेक्शन के अंदर मूवमेंट होगा। इनका भी सेम ऐसे ही होगा। किसी भी डायरेक्शन के अंदर का मूवमेंट होगा, ठीक है। अब मान लो ये जो पार्टिकल थे यहां पे हमने लगाया थे बर्नर, बर्नर लगाया, बर्नर का मतलब चूल्हा, चालू चूल्हा, ठीक है। वो वाला चालू नहीं, जो चालू होता है ऑन वाला चालू। बर्नर लगा के यहाँ पे जैसे ही टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो ये जो पार्टिकल होंगे इनको क्या मिलेगी, काइनेटिक एनर्जी मिलेगी। जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो इनको क्या मिलेगी, काइनेटिक एनर्जी मिलेगी। और काइनेटिक एनर्जी का जब भी कहीं भी आप जिक्र सुनो वो हमेशा मोशन को रिप्रेजेंट करेगी। काइनेटिक एनर्जी का जब भी कहीं भी जिक्र सुनो आप, इसका मतलब क्या हो रहा है कि वहां पे कहीं ना कहीं मोशन का जिक्र हो रहा है, यानी गति का जिक्र हो रहा है। तो जैसे ही हमने बर्नर ऑन किया, ऑन करेंगे टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ते क्या होगा, जो पार्टिकल है वो क्या करेंगे, एक दूसरे में वाइब्रेट करना शुरू कर देंगे। क्यों, क्योंकि इनके बीच में बिल्कुल भी स्पेस नहीं है, ठीक है। स्पेस बिल्कुल भी नहीं है तो क्या करेंगे, वाइब्रेट करेंगे। अब जैसे मान लो आप बर्नर चलाए जा रहे हो, लगातार चलाए जा रहे हो 10-15 मिनट तक, तो पार्टिकल क्या होंगे, बहुत ही ज्यादा काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगी। और काइनेटिक एनर्जी अगर ज्यादा मिलेगी तो पार्टिकल क्या होंगे, दूर दूर जाने की कोशिश करेंगे, यानी कि जो सॉलिड है आपका वो लिक्विड के अंदर चेंज होना शुरू हो जाएगा। लिक्विड के अंदर तो पार्टिकल दूर दूर होते हैं, तो जैसे ही एनर्जी ज्यादा मिलेगी, काइनेटिक एनर्जी ज्यादा मिलेगी, मोशन ज्यादा होगा, मोशन ज्यादा होगा तो क्या होगा, सॉलिड आपका लिक्विड में चेंज हो जाएगा। यही कारण होता है कि जब भी किसी चीज को हम गर्म करते हैं तो वो लिक्विड में चेंज हो जाता है, सॉलिड चीज होती है, ठीक है। अब ये जो काइनेटिक एनर्जी होती है, जैसे जैसे हम बढ़ाएंगे ना, टेम्परेचर बढ़ाएंगे, टेम्परेचर इंक्रीज होगा, काइनेटिक एनर्जी भी आपकी इंक्रीज होगी, ठीक। और काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी, इसका मतलब जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है यहाँ पे इन दोनों के बीच में, पार्टिकल्स के बीच में, वो आपका क्या हो रहा है, कम हो रहा है, ठीक है। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज, टेम्परेचर बढ़ेगा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो डिक्रीज क्या होगा, जो इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पाया जा रहा है जिसकी वजह से एक दूसरे के साथ चिपके हुए हैं, वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर कम हो गया तो क्या होगी, पार्टिकल्स दूर दूर जाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। इसका मतलब ये है कि सॉलिड के अंदर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो सबसे ज्यादा पाया जा रहा है, ठीक है। लिक्विड में थोड़ा उससे कम होगा और गैस में सबसे कम होगा। तो सॉलिड, फिर लिक्विड और फिर गैस, सबसे ज्यादा सॉलिड के अंदर होगा, उसके बाद लिक्विड में, और सबसे लास्ट में जो ना के बराबर होगा वो गैस के अंदर होगा, ठीक है। ये सब चीजें हमने पढ़ ली, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बारे में, टेम्परेचर के बारे में, काइनेटिक एनर्जी के बारे में। अब इसका जो हम जिक्र करते हैं थोड़ा सा फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में, ठीक है। सॉलिड, लिक्विड और गैस की जो फिजिकल प्रॉपर्टी होती हैं वो कैसे क्या होती हैं, देखते हैं एक बार। तो सॉलिड की जो फिजिकल प्रॉपर्टी होगी इसी के अंदर पढ़ेंगे, फिजिकल प्रॉपर्टी। मतलब कि कैसे आपको दिखाई देंगे, ठीक है, शेप कैसे होगी, साइज कैसा होगा, वॉल्यूम होगा या नहीं होगा, वो सभी डिटेल्स हमें यहाँ पे पढ़ना है। तो सबसे पहली तो बात होगी शेप। सॉलिड का जो शेप होगा बिल्कुल फाइनाइट होगा, निश्चित होगा, ठीक है। यानी कि हम उसको घटा बढ़ा नहीं सकते हैं। अगर उसके ऊपर हम फोर्स लगा भी रहे हैं तो उसकी जो शेप होगी वो चेंज नहीं होगी, या तो ब्रेक डाउन हो जाएगा या वो वैसे का वैसा ही रहेगा। शेप को हम चेंज नहीं कर सकते सॉलिड की, ठीक है। तो शेप होगी डज नॉट चेंज
from solid, either they break down or no change. शेप इसकी चेंज नहीं होगी। लिक्विड की जो शेप होगी, लिक्विड जिस भी बर्तन के अंदर हमने डाली है, ठीक है, वो उसी की शेप ले लेगा। जैसे गिलास के अंदर डाल रखा है वैसे के वैसा बन जाएगा, किसी बड़े जार के अंदर डाल दिया है वैसा बन जाएगा, किसी बिक्कर के अंदर डाल दिया तो बिक्कर जैसा हो जाएगा। यानी कि जिस भी बर्तन के अंदर हम उसको रखेंगे वो उसी की शेप ले लेगा, ठीक है। कॉपी द शेप एज इट इज इंसर्ट, जिस भी चीज के अंदर इसको डाला जाएगा उसी की शेप ले लेगा। गैस का कोई शेप नहीं होता है, ठीक है। गैस अपने आप पता नहीं कहां से आ रही है और कहां जा रही है, दिखाई नहीं देता कुछ भी, ठीक है। इसका भी कोई शेप नहीं होगा। दूसरी बात है वॉल्यूम। सॉलिड शेप अगर निश्चित है तो वॉल्यूम भी निश्चित होना है, ठीक है। वॉल्यूम मतलब जितना स्थान उसने घेर रखा है, ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, वॉल्यूम बोलेंगे। तो सॉलिड का जो वॉल्यूम होगा वो क्या होगा, बिल्कुल फाइनाइट होगा, निश्चित होगा। फाइनाइट से लिक्विड का भी जो वॉल्यूम होगा वो फाइनाइट होगा। मान लिया एक लीटर गिलास में आपने दूध डाल रखा है, ठीक है, और गिलास से निकाल करके अब आपने किसी बिकर के अंदर उसको डाल दिया, किसी जग के अंदर डाल दिया है, तो जो दूध की जो क्वांटिटी है वो तो 1 लीटर ही रहनी है। जितना गिलास में था उतना जग में रहनी है। नहीं, जग बड़ा साइज का तो गिलास का भी आकार वो बढ़ जाएगा या दूध का भी आकार वो बढ़ जाएगा, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। 500 ml उसमें था तो 500 ml इसी में रहेगा, 1 लीटर उसमें था तो 1 लीटर ही इसमें रहेगा। यानी वॉल्यूम फाइनाइट होगा, निश्चित होगा। इसका कोई आकार ही नहीं है तो कोई वॉल्यूम नहीं होगा, ठीक है। सॉरी, वॉल्यूम इसका भी क्या होगा, फिक्स होगा। तीसरा, जो सॉलिड होंगे वो आपके रिजिड होंगे। रिजिड का मतलब बहने की जो प्रवृत्ति होती है, फ्लोरेंस, फ्लेक्सिबिलिटी, वो बिल्कुल भी इसके अंदर नहीं पाई जाएगी, ठीक है। दे आर रिजिड इन नेचर, रिजिड समझ गए, मतलब बहने का गुण नहीं पाया जाएगा, जहां पे रखेंगे वो वैसा वैसा रखे रहेगा। इसके अंदर क्या पाया जाएगा, दे आर फ्लूइड। फ्लूइड होता क्या है, जब लिक्विड और गैस दोनों को मिलाया जाता है तो आपका फ्लूइड बनता है। तो पानी, जैसे मान लो पानी को अपने बाहर निकाल के क्या होगा, बह के चला जाएगा। कोई दूध है, कोई कैरोसिन ऑयल वगैरह है, सब जितने भी लिक्विड है वो सारे क्या है, फ्लूइड है, बहने की प्रवृत्ति इसके अंदर पाई जाती है। गैस के अंदर फ्लूइड बिल्कुल भी नहीं पाया जाएगा, यानी बहने की प्रवृत्ति नहीं पाई जाएगी, क्योंकि गैस को दिखाई नहीं देती है, तो पता नहीं कहां से आ रही है और कहां जा रही है, ठीक है। तीसरा, फोर्थ पॉइंट जो होगा इसमें सॉलिड में, इनकी एक निश्चित बाउंड्री होगी, ठीक है। जैसे मान लो ब्लैक बोर्ड है, एक निश्चित लिमिट होती है, इनकी बाउंड्री होती है। तो सॉलिड की क्या होगी, एक निश्चित बाउंड्री होगी। लिक्विड की कोई निश्चित बाउंड्री नहीं होगी, जहां पे आपने डाल दिया बहता चला जाएगा, पता नहीं कहां से कहां चला जाएगा। इसी प्रकार गैस की भी कोई निश्चित बाउंड्री नहीं होगी, ठीक है। दे हैव बाउंड्री, दे डोंट हैव बाउंड्री, नो बाउंड्री फाउंड। और यहां भी नो बाउंड्री फाउंड। तो ये सभी जो चीजें आपने पढ़ी है यहाँ पे, नो शेप, फिक्स वॉल्यूम, नो बाउंड्री, इसकी भी जो शेप होगी, जैसे हम उसको डाल देंगे फिक्स वॉल्यूम होगा, फ्लूइड स्ट्रक्चर पाई जाएगी, यहाँ पे रिजिड स्ट्रक्चर पाई जाएगी। जैसा फोर्स अप्लाई करेंगे या तो उसकी शेप के अंदर चेंज हो जाएगा या फिर वो ब्रेक हो जाएगा, टूट जाएगा, ठीक है। तो सॉलिड क्या होते हैं, शेप के अंदर बिल्कुल भी चेंज नहीं करते हैं, जैसा है वैसा ही रहेगा, ठीक। ये सभी क्या थी, फिजिकल प्रॉपर्टी थी।
अब फिजिकल प्रॉपर्टी के बाद में एक चीज आती है डिफ्यूजन। समझ गए? डिफ्यूजन होता क्या है, देखो एक बार। डिफ्यूजन डिफ्यूजन क्या होता है कि जब दो मैटर होते हैं, दोनों मैटर के जो आयन्स होते हैं, जो पार्टिकल्स होते हैं, उनको अगर आप एक साथ मिला देते हो स्पेस के अंदर, तो जो नई चीज बनती है उसको हम डिफ्यूजन बोलते हैं। ठीक है? जैसे मान लो सॉलिड लिक्विड को मिला लिया, लिक्विड प्लस गैस को मिला लिया, तो जो नई चीज बनेगी उसको हम क्या बोलेंगे? डिफ्यूजन बोलेंगे। डेफिनेशन क्या होगी? व्हेन द एटम ऑफ टू मैटर are joined together in space, वो क्या कहलाएगा? डिफ्यूजन कहलाएगा। It's called diffusion. When the atom या particles of two matter are joined together, जब दो मैटर के जो पार्टिकल्स होंगे उनको हम आपस में मिलाएंगे, तो जो नई चीज स्पेस के अंदर जिसको मिलाएंगे हम, तो नई चीज जो बनेगी उसको हम क्या बोलेंगे? डिफ्यूजन बोलेंगे। अब ये जो डिफ्यूजन होता है, जैसे मान लो एक छोटे से बर्तन के अंदर हमने नींबू का रस लिया, ठीक है, लेमन जूस, और एक बड़े बर्तन के अंदर मान लो वाटर ले रखा है, इसमें हमने वाटर ले रखा है। दोनों को जब मिलाएंगे, यानी कि लेमन जूस को जब वाटर के अंदर मिलाएंगे, जैसे मान लो ये 5 ml था, 5 ml था, यहाँ पे वाटर जो आपका था 100 ml था, तो मिलाने के बाद जो नया प्रोडक्ट बनेगा वो ऐसे कैसे बनेगा? ये नहीं कि 100 ml वाटर था तो 100 ml ही रहेगा। ठीक है? दोनों का जो टोटल कॉम्बिनेशन होगा वो कितना हो जाएगा? 105 ml, और इसमें नींबू और वाटर दोनों क्या हो गए? ऐड हो गए। ठीक है? ये होगा उसका डिफ्यूजन। जैसे मान लो एग्जांपल इसका और देख लेते हैं, जैसे परफ्यूम लगा के आते हो स्कूल के अंदर, तो परफ्यूम की जो खुशबू आती है वो हवा में फैलती है, वो डिफ्यूजन के द्वारा फैलती है। कोई भी टेस्टी फूड जैसे मान लो आसपास में यहाँ पे कोई बन रहा है, तो उसकी जो खुशबू हमारे तक पहुंचती है, वो सभी कैसे आते हैं? डिफ्यूजन के द्वारा। क्यों? क्योंकि जैसे मान लो कोई टेस्टी सब्जी बन रही है यहाँ पे, तो सब्जी में जो स्टीम निकलेगी गर्म होकर के, वो स्टीम बाहर वाली हवा के कांटेक्ट में आएगी। ठीक? जो गर्म स्टीम निकल रही है वो बाहर वाली हवा के कांटेक्ट में आने के बाद जैसे ही वो हवा हमारे तक पहुंचेगी, उससे क्या होगा? डिफ्यूजन होगा, और डिफ्यूजन से हम पता लगाते हैं कि हाँ कि बाहर कुछ ना कुछ स्वादिष्ट चीज बन रही है। ठीक है? तो वो सब चीजें हमें डिफ्यूजन में काम आती हैं। एग्जाम्पल लिख लेंगे, फ्रेगनेंस ऑफ परफ्यूम, फ्रेगनेंस ऑफ परफ्यूम लिख लेंगे, एक ही बहुत है। इसके बाद में एक चीज पढ़नी है इसमें आगे, जैसे मान लो वाटर के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेना है। ठीक है? वाटर की तीनों अवस्थाओं के बारे में, सॉलिड भी, लिक्विड भी, गैस भी, वो देखते हैं एक बार। वाटर लिया हमने, और वाटर की तीनों अवस्थाओं के बारे में पढ़ना है। सॉलिड, जिसमें आइस होगा, लिक्विड में वाटर हो गई, और गैस में स्टीम हो जाएगी, एवेपर बोलते हैं इसको, स्टीम एवेपर। ठीक है?
वो चीजें हमें देखनी है। अब एक एग्जाम्पल जैसे मान लो करके देखते हैं साइंस के अंदर। सॉलिड, लिक्विड और गैस, ठीक है, तीनों चीजें हमने ले ली यहाँ पे। एक इनिशियल टेम्परेचर मान लेते हैं, मान लो यहाँ पे T0 जो है एक इनिशियल टाइम था, यानी शुरुआत वाला टाइम, और एक बिकर के अंदर हमने क्या ले ली, आइस क्यूब डाल दी थोड़ी सी। और यहाँ पे एक लगा दिया थर्मामीटर, जो बिल्कुल यहां तक लगा हुआ है। ठीक है, बीकर में आइस क्यूब डाली, आइस क्यूब के बाद एक थर्मोमीटर वहां पे लगा दिया, जो हमें बार बार क्या बताता रहेगा, टेम्परेचर की रीडिंग नोट कराता रहेगा टाइम के साथ साथ। तो इनिशियल टाइम पे थोड़ा सा प्रेशर लगा दिया, मान लो 1 एटमॉस्फेयर, जो कि बिल्कुल कांस्टेंट रहेगा हमेशा ही। T1 टेम्परेचर होगा, ठीक है, इसके नीचे हमने एक फिर दोबारा से क्या लगा दिया, बर्नर लगा दिया ऑन करके, यहां से फ्लेम निकल रही है और ये बर्नर यहां पे लगा दिया, ठीक है। तो जो टेम्परेचर होगा आपका वो क्या होगा, कांस्टेंट नहीं होगा, नॉट कांस्टेंट। क्यों? क्योंकि नीचे बर्नर चल रहा है, चूल्हा चल रहा है, हीट हमेशा मिलती रहेगी इसको, टेम्परेचर बिल्कुल कांस्टेंट नहीं होगा, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ, जैसे मान लो शुरुआत में था जब बिल्कुल बर्फ थी, तो यहाँ का जो तापमान था T1 या T0 कितना था, -10 डिग्री सेल्सियस था, ठीक है। इसको स्मॉल रखेंगे, T0 के ऊपर -10 डिग्री सेल्सियस तक इसमें बर्फ जम रही थी। जैसे पूरी रात मान लो फ्रीज चल रहा था और सुबह जब देखा हमने तो पूरा का पूरा जो पानी था वो जमा हुआ मिला, बर्फ मिल रही थी उसकी, तो उसको हम क्या बोलेंगे कि वहां जो रात भर उसका टेम्परेचर रहा होगा -10 -20 लगभग कुछ इतना रहा होगा, ठीक है। जैसे ही हमने फ्रिज से बाहर निकाला T1 पे, T1 टेम्परेचर था, बाहर निकालते क्या हो जाएगा, मान लो टेम्परेचर होगा 0 डिग्री सेल्सियस, टेम्परेचर बढ़ेगा ना, क्योंकि हम तो क्या कर रहे हैं, गर्म कर रहे हैं उसको। T0 से T1 टाइम के अंदर तो टेम्परेचर बढ़ा है कितना, 10 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अब थोड़ा सा और बढ़ाते हैं टेम्परेचर को T2 पे। T2 पे जो बर्फ का तापमान था, इसका जो तापमान था वो आपका 0 डिग्री सेल्सियस ही रह गया, समझ गए। अब आप पूछोगे ये कैसे होगा, T0 पे -10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर था बर्फ का, T1 पे थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ा, 0 डिग्री सेल्सियस हो गया, T2 के ऊपर T1 से T2 टेम्परेचर बढ़ा है, लेकिन जो टेम्परेचर बढ़ा था वो बढ़ा नहीं है, ठीक है, बर्फ उतने उतने शो कर रही है, 0 डिग्री सेल्सियस यहाँ पे था, T1 पे 0 डिग्री सेल्सियस था। क्या कारण हुआ, ये जो टेम्परेचर हीट मिली है T1 से T2 तक, ये हीट गई कहाँ पे है ना, तो ये जो हीट गई है, ये इतना जो टाइम लगा है T1 से T2 में, वो पूरे का पूरा किसमें लगा है, इस सारी की सारी आइस को मेल्ट होने में लगा है, समझ गए। T1 से T2 टाइम में जितना टेम्परेचर नहीं बढ़ा है, क्यों नहीं बढ़ा है, क्योंकि वो सारा का सारा जो टेम्परेचर किसमें लगा है, पूरी आइस को मेल्ट होने में, समझ गए। तो यहाँ पे कुछ ना कुछ एक चीज लेटेंट होगी, ठीक है, बिल्कुल छुपी हुई। इस दौरान T1 से T2 के दौरान क्या होगा, लेटेंट, जो मैं बताऊंगा अभी आगे क्या होता है लेटेंट। अब मान लो T3 हुआ 50 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया, है ना, T4 पे दोबारा से 100 होगा, और T5
दोबारा 100 हो गया। ये क्या कारण हुआ? T3 T2 से T3 बढ़ गया था, T3 से T4 भी बढ़ गया था, लेकिन T4 से T5 तक टाइम में इंक्रीजमेंट हुआ है, लेकिन टेम्परेचर आपका इंक्रीजमेंट नहीं हुआ है। 100 डिग्री सेल्सियस शो कर रहा है जो पहले शो कर रहा था। तो इसका क्या कारण होगा? इसका जो कारण हुआ वो ये हुआ कि T4 पे 100 डिग्री सेल्सियस मान लो बीकर गर्म हो रहा था, पानी उबल रहा था वहां से, तो T5 टाइम तक पूरे का पूरा जो पानी है वो क्या होने चल रहा था, स्टीम के अंदर चेंज होने लग रहा था, भाप बन रहा था वहां से पूरा का पूरा पानी, सारा का सारा टेम्परेचर उसी में इंक्लूड हो गया। समझ गए? ये कारण है। तो हम यहां से एक बात कह सकते हैं कि 0 डिग्री सेल्सियस के ऊपर वाटर की जो कंडीशन होती है वो वाटर भी होती है और आइस भी होती है। ठीक है, इक्विलिब्रियम स्टेट के अंदर होता है। एट 0 डिग्री सेल्सियस water will be in equilibrium state, means water and ice। 0 डिग्री सेल्सियस के ऊपर वाटर भी होगा और आइस भी होगा। तो फ्रीजिंग पॉइंट या सॉरी मेल्टिंग पॉइंट वाटर का कितना हुआ? 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ वाटर 0 डिग्री। मेल्टिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस हो गया पानी का। ठीक है, अब T4 से T5 तक जो 100 डिग्री सेल्सियस की टेम्परेचर रहा था, ठीक है, वो क्या होगा? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर 100 डिग्री सेल्सियस। इज 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ये सारा का सारा समझ में आया नहीं आया? ठीक है, यहां से एक बात समझानी, क्या ये लेटेंट, लेटेंट का मतलब क्या होता है? गुप्त, छिपी हुई, हाइड। ठीक है, गुप्त या छिपी हुई। ये हीट ऐसी होती है कि 1 किलोग्राम सॉलिड को चेंज करने के लिए, लिक्विड को चेंज करने के लिए जितनी हीट की आवश्यकता आपको पड़ेगी उसको हम लेटेंट हीट बोलेंगे। और इस हीट के अंदर कभी भी टेम्परेचर चेंज नहीं होगा। समझ गए? जितना टेम्परेचर पहले था उतना ही टेम्परेचर बाद में रहेगा लेटेंट हीट के अंदर। इनकी डेफिनेशन लिख लेंगे अभी आगे। लेटेंट हीट लिखेंगे पहले। The minimum heat required to change unit mass of solid into liquid। इस यूनिट मास का क्या हुआ? 1 किलोग्राम। यानी 1 किलोग्राम सॉलिड को लिक्विड में चेंज करने के लिए जितनी हीट की आवश्यकता हमें होगी उसको हम क्या बोलेंगे? लेटेंट हीट बोलेंगे। दूसरा जो पॉइंट इसका क्या होगा कि इसमें टेम्परेचर कभी भी आपका इंक्रीज नहीं होगा। ठीक है, टेम्परेचर नेवर बी इंक्रीज इन लेटेंट हीट। लेटेंट हीट के अंदर टेम्परेचर कभी भी आपका इंक्रीज नहीं होगा। ठीक, अब तक जो भी हमने चैप्टर के अंदर पढ़ा है, ठीक है, अगर कुछ भी इसके अंदर समझ में नहीं आ रहा है आप कमेंट्स डालेंगे हमें। ठीक है, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करेंगे और इसमें और भी क्लासें हमारे YouTube चैनल है, इसमें सारी सब्जेक्ट्स की क्लासें लगातार चलती रहेंगी। उसका भी डिटेल से हम बता देंगे कि किस दिन कौन सी क्लास होगी।
उसके लिए भी आप लगातार हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद।